गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 1 दिसंबर 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज देखिए लिस्ट काफ़ी लंबी है टॉपिक्स की। देखिए यहाँ पे हम लोग जीएस पेपर 3 से ही लगभग सारे टॉपिक होने वाले हैं। एक टॉपिक हम लोग जीएस पेपर 1 और 2 से कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग यूजली जीएस पेपर 2 की बात करेंगे। तो इसमें वीमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में इंडिया में इलेक्शन हो गए हैं। तो वहां पे वीमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये एडिटोरियल दिया गया है। उसके अलावा ये छोटा सा टॉपिक है लंटाना कैमेरा। बेसिकली ये एक वीड होती है जो कि एक इन्वेजिव स्पीसीज है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज किस तरह से इम्पैक्ट करता है ओशियंस को, मरीन लाइफ को, उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपका बेसिकली मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऊपर वाला टॉपिक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सॉरी, फिजिकल डेफिसिट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा सा कैसे काम करता है, ये जानेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। एक्स रे पोलैरीमीटर ये एक सैटेलाइट है जो इंडिया जल्दी ही लॉन्च कर सकता है, हालांकि इसकी एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं बताई गई है। तो थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। एक्सरे पोलैरीमीटर क्या होता है, एक्सरे पोलराइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, हल्का सा प्रीलिम्स के लिए 2 मिनट का टॉपिक है। उसके अलावा COP 28 जो कि अभी यूएई दुबई के अंदर हो रहा है, उसके अंदर कुछ जबरदस्त एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट हुई है लॉस एंड डैमेज फंड को लेके। तो इस फंड के बारे में बात करेंगे और इस डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं, अभी हम लोग इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 2-3 दिन का थोड़ा वेट कर लीजिए। डेफिनेटली COP 28 के लिए कुछ एडिटोरियल आएगा, तो तब एडिटोरियल के रूप में इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे, कुछ टॉपिक है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके निकलेंगे क्योंकि अपने पास टाइम का कंस्ट्रेंट भी होता है। अगर सभी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने लगे तो वही 3 घंटे की क्लास हो जाएगी 3 से भी ज्यादा की हो सकती है। चलिए, तो ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये और ये हाथी है यहाँ पे, और ये लकड़ी के हाथी हैं, बेसिकली एक वीड के हाथी हैं। ठीक है, एक वेजिटेशन है, एक खरपतवार है, वीड है। और वीड मोस्टली अनवांटेड ही होती हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती नहीं है। तो खेत में जो अनवांटेड घास हो जाती है उसे हम लोग वीड कहते हैं। कांग्रेस ग्रास इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। कांग्रेस ग्रास भी एक इन्वेजिव स्पीसी है जो इंडिया में बाहर से इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इन्वेजिव स्पीसी का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पीसीज जो ओरिजिनली उस जगह से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे इन्वेजन होता है ना, जैसे भाई यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया गया, राइट? लड़ाई करते हैं, आप किसी के ऊपर अटैक करते हो, वो सब इन्वेजन ही होता है। तो ये सब इन्वेजन सिर्फ इंसानों में नहीं होता, ये हमारी वेजिटेशन में भी होता है। और कई सारे हमारी वेजिटेशन, ट्रीज, श्रब्स ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस की जाती हैं। और जब वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती हैं तो वो वहाँ की जो लोकल वेजिटेशन होती है उसके साथ कम्पीट करती है। तो लोकल वेजिटेशन के लिए रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, चाहे वो पानी हो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, है ना। तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मतलब बिना बुलाए आपके घर में कोई घुस जाए और धीरे धीरे आपके घर पे कब्जा कर ले, है ना। पहले थोड़े से कोने में रहेगा, फिर वो सारे घर में फैल जाता है और आपकी चीज़ों को यूज़ करने लगता है, आपका खाना खाने लगता है, तो अतिथि तुम कब जाओगे वाली हालत हो जाती है। तो इस तरह के इन्वेजिव स्पीसीज भी होते हैं हमारे नेचर के अंदर। तो ऐसे एक इन्वेजिव स्पीसी है जिसे कहा जाता है लंटाना कमारा। ठीक है, दिखने में बड़ा प्यारा लगता है एकदम। ये देखिए फ्लावरिंग प्लांट है, एकदम फूलों जैसा लगता है दिखने में तो बिल्कुल ही। और एक्चुअली इसे जब इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, पोर्तुगीज के द्वारा, उसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस भी यही था। इसे गार्डन में यूज किया गया था, गार्डन में, क्योंकि अच्छा लगता है ना दिखने में। लेकिन धीरे धीरे भाई ये गार्डन से बाहर निकल गया, और अभी हमारे जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह जो है ये फैल गया है, और एक इन्वेजिव स्पीसी है। और हमारे जो लोकल स्पीसी हैं बेचारे इसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, और धीरे 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 क्योंकि रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तो वो बेचारे मरने लगते हैं। तो ये थोड़ा आपको इसके लंटाना कमारा के बारे में पता होना चाहिए। इसकी रीच देखिए कहाँ तक है। ये देखिए जहां जहां पे आपको ये रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ यहाँ पे ये कमारा जो है वो भाई पूरी तरह से फैल चुका है, और लोकल स्पीसीज को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है। इवन सेंट्रल इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया वाला पार्ट हो, चाहे ये आपका हिमालय उत्तराखंड वाला पार्ट हो, ये आपको हर जगह ही देखने को मिलेगा। और सिर्फ इंडिया में ही क्यों, पूरी दुनिया में देखिए आप। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका आतंक है, साउथ ईस्ट एशिया में इसका आतंक हो गया है, अफ्रीका में इसका आतंक हो गया है। तो बहुत खतरनाक है ये। खतरनाक इन द सेंस कि जैसे हमारे जो जानवर होते हैं, अगर गलती से इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो एलर्जीज हो जाती हैं,
डायरिया हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, और कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो बेचारे जो जानवर जंगलों में रहते हैं, जो घास वास खाते हैं, उनके लिए तो बड़ा डेंजरस है ही ये। हालांकि वो इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी गलती से आप खा भी सकते हो। तो ये ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है बेसिकली, घास श्रब, ठीक है, छोटा पौधा होता है। वहां का नेटिव है ये, लेकिन 1800s में इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, गार्डन में किया गया था, लेकिन फिर बाद में ये गार्डन से निकल गया। और ये जो लंटाना कमारा है, ये दुनिया के टॉप 10 वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज में इसका नाम आता है। और ये आपको लगभग हर जगह मिलेगा। इवन ये पेड़ों के ऊपर भी चढ़ सकता है, क्लाइम कर सकता है, और नेटिव जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ जो है वो एंटेंगल हो जाता है, मतलब घुल मिल जाता है। उनके अंदर जो है वो ऐसे एक वेब की तरह, जैसे मकड़ी का जाला होता है, वैसे फैल जाता है। और धीरे धीरे बेचारों के सोर्सेज को खाने लगता है, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने लगता है। और वो बेचारे जो नेटिव होते हैं वो मर जाते हैं, और ये एकदम पूरी तरह से ग्रो करने लगता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं इसकी। इवन इंडिया में बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, वहां पे तो ऐसा कहा जाता है कि 90% से ज्यादा लैंड पे यही जो है उसने पूरा मतलब पूरी एक तरह से कब्जा कर ली है एक तरह से। इसका एकदम एक छत्र राज्य वहां पे हो चुका है। और जो लोकल वेजिटेशन है वो लगभग लगभग खत्म ही हो चुकी है। तो डेंजरस तो है। शिवालिक हिल्स में अगर आपको देखने के, सेंट्रल इंडिया, साउथ वेस्टर्न घाट्स वगैरह में हर जगह आपको देखने को मिलता है। और इंडिया के 40% टाइगर रिजर्व के अंदर ये इन्वेजिव स्पीसीज इस समय पूरी तरह से फैला हुआ है। और ये अडेप्ट करने में बड़ा 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 तेज है, मतलब हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है, लो टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है, बड़ा जबरदस्त है इस सेंस में। ठीक है। और ये फैलता कैसे है? ये फैलता है बर्ड से। क्योंकि जो बर्ड होते हैं, इसके बीज होते हैं, जो जो फ्रूट्स होते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं, उसको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। फिर उसको दूसरी जगह पे जाके उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब वहां पे ले जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से मंकीज, बियर्स, ये सब जो है, यूजली यही प्रोसीजर होता है वेजिटेशन के फैलने का, जानवरों के थ्रू उनकी माइग्रेशन होती है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से है, कल आया था ये। ग्लोबल मरीन लाइफ ऑन अ मूव ड्यू टू ओशन वार्मिंग। तो मतलब इसका एक एग्जांपल आप एक तरह से देख लीजिए कि मान लो एक ऐसी कोई फिश है, और वो फिश जो है ऐसी जगह पे रहती है जहां पे टेम्परेचर, मान लो वो यहाँ रहती है, ठीक है, मान लो ये लैटिट्यूड है, 50 डिग्री लैटिट्यूड है। अब यहाँ पे टेम्परेचर यूजली रहता है मान लो 5 से 10 डिग्री के बीच में, एवरेज टेम्परेचर। और ये फिश यहाँ पे ग्रो करती है इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में, क्योंकि ट्रॉपिक्स की तरफ नहीं जा सकती, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। पोल्स की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ये इसके लिए बहुत सूटेबल एरिया होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये जो 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे, मतलब 5 से 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, ये तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ये कन्वर्ट हो गया अभी 15 डिग्री में, 20 डिग्री में। पोल्स जो है वो गर्म हो रहे हैं। तो जहां पोल्स पे पहले टेम्परेचर 0 डिग्री होता था, वहां पे 5 डिग्री होने लगा। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, ये जो फिश हैं, ये इस एरिया से ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगी, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर अभी भी उनके लायक है। यहाँ पे तो टेम्परेचर वो बिल्कुल बढ़ गया है, तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो इसी तरह से पूरे हमारे ओशंस में जो मरीन लाइफ है, वो बेसिकली माइग्रेट कर रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, मूव कर रही हैं। तो इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ओशंस के ऊपर। बहुत अलग अलग तरह का इम्पैक्ट होता है। तो जैसे ओशन हीट है, तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे जो ओशंस का सरफेस टेम्परेचर है वही इंक्रीज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिसकी वजह से सी लेवल भी जो है इंक्रीज हो रहा है, राइट। ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा सी सरफेस टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, उससे हमारा वाटर एक्सपेंड करता है। आपको अच्छे से पता है, जब वाटर गर्म होता है तो वो एक्सपेंड करता है ना। घर भर में आपने कभी पानी गर्म किया होगा, तो आपका जो बगुना होता है, जो वेसल होता है, आप जब उसमें उसको नीचे हीट देते हो, तो बाहर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वाटर एक्सपेंड करता है। तो जब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर एक्सपेंड करेगा, उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे फ्लड आ सकता है, और आता भी है। ये जो कोस्टल एरियाज है, जो बड़े ओशन लेवल के बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो इनके अंदर फ्लड तो आएगा ही, ये सबमर्ज हो जाते हैं। जैसे बांग्लादेश वगैरह आप देख सकते हो, है ना, इंडोनेशिया ने तो अपनी कैपिटल ही चेंज कर दिया इसकी वजह से। इस तरह की कुछ चीजें होंगी डेफिनेटली। ओशन स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ता है। हमारे ओशन वाटर के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा हो। तो वो जो लेयर्स होती हैं, जैसे मान लो ये हमारा ओशन है इस तरह से। तो पहली जो लेयर होती है वो हाई टेम्परेचर की होती है, दूसरी जो लेयर होती है वो लो टेम्परेचर की होती है, तीसरी जो लेयर होती है वो बिल्कुल 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। इस तरह से लेयर्स काम करती हैं हमारे ओशंस के अंदर। यूजली ये जो लेयर आपको ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलेंगी, क्योंकि पोल्स में ये लेयर उतनी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है।
क्योंकि पोल्स में तो सरफेस टेम्परेचर ही 0 डिग्री हो सकता है। तो ये लेयर थोड़ा सा पोल्स पे अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन ये होती है लेयरिंग। अब होता क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे ये लेयरिंग कम होनी शुरू हो जाती है। तो ओशन स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सैलिनिटी, इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी। क्योंकि पानी जितना ज्यादा मतलब आपको अगर सैलिनिटी का थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, चलो मैं, हालांकि टाइम लेगा। आपको पता है सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी का मतलब होता है कि जो सोल्ट हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, है ना, जो नमक घुला होता है उसे हम लोग सैलिनिटी बोलते हैं। तो जैसे ये एक पानी का आपने जार लिया, इसके अंदर आपने कुछ नमक, कुछ सॉल्ट इसके अंदर आपने ऐड किया, तो इसकी कुछ सैलिनिटी होगी। यस। लेकिन अभी क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और ये जो वाटर था तो वो इवेपोरेट हो गया, तो वाटर कम रह गया। लेकिन सोल्ट तो इवेपोरेट नहीं होगा, सोल्ट तो यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो इस सेकंड केस में उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, या आप कह सकते हो इसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें सोल्ट की मात्रा भी बढ़ गई। यहाँ पे अगर मान के चलिए 2 लीटर में 10 ग्राम सोल्ट था, लेकिन यहाँ पे 500 मिलीलीटर में वही सेम 10 ग्राम सोल्ट है, तो उसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है ना, सैलिनिटी वगैरह आपकी इंक्रीज हो जाती है उन उन सारी चीजों की वजह से, राइट। तो ये चीजें थोड़ा आप यहाँ पे देखिए। अगर आप इसके अंदर फ्रेश वाटर ऐड कर देते हो तो सैलिनिटी कम हो जाती है, लेकिन फ्रेश वाटर तो ऐड नहीं हो रहा है, बहुत कम जगह पे होता है जहाँ पे रिवर्स वगैरह होती है। तो ओशन स्ट्रेटिफिकेशन तो बढ़ती बढ़ती है, और सी लेवल ये बार बार बोल रहा है। देखिए सी लेवल का किस तरह से बढ़ गया है। 1880 तक हर साल जो हर 10 साल में जो सी लेवल था वो 1 इंच का 6th टेंथ बढ़ता था। ठीक है, 6th टेंथ ऑफ 1 इंच। लेकिन अभी क्या हो गया, हर 10 साल में 1 इंच वाटर का लेवल बढ़ जाता है, जो कि उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। क्योंकि 1850s आप मान के चलिए, ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, है ना, वेस्टर्न कंट्री में। और उसके बाद CO2 को हम लोगों ने रिलीज करना शुरू किया, ग्रीन हाउस गैसेस को, और पूरा पूरा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगा, राइट। ओशन करंट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ओशन करंट्स को कई सारे फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। अगर थोड़ा बहुत एनसीईआरटी हमने पढ़ा है, जैसे सैलिनिटी हो गया, है ना। विंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे ओशन करंट इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो विंड का पैटर्न भी चेंज होगा। विंड का पैटर्न चेंज होगा तो ओशन करंट का पैटर्न भी चेंज होगा, और ओशन करंट हमारे लोकल और ग्लोबल क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं, और लोकल वेदर को भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे ये अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम एक एक वार्म करंट है, जो कि ट्रॉपिकल एरिया से शुरू होती है और चलते 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 ये वेस्टर्न यूरोप तक जाती है। अब बाद में यही गल्फ स्ट्रीम को हम लोग नॉर्वेजियन करंट बोलते हैं, जब ये नॉर्वे में चली जाती है। अब क्योंकि ये इक्वेटर से आई है तो ये कंपेरेटिवली गर्म होती है, तो ये पानी यहाँ पे गर्म होता है, जबकि इसके आसपास का पानी एक्सट्रीमली ठंडा होता है। हालांकि ये पोलर एरियाज में है, पोल्स पे है, उसके बावजूद भी ये जो वाटर है वो कभी भी पूरी तरह से फ्रीज नहीं होता है। तो इस वोम करंट की वजह से जो इक्वेटर से आया है, आपको यहाँ पे हमेशा गर्म पानी मिलेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वेदर कंडीशन को रेगुलेट करते हैं हमारे ओशन करंट्स। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब भी डिस्टर्ब आपका हो सकता है। इवन जो डीप ओशन करंट्स हैं, जैसे हमारा अटलांटिक मेरिडियन ओशन का सर्कुलेशन है, ये सब भी डिस्टर्ब होंगे। इससे आपका मॉनसून वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब होने वाला है। कोस्टल फ्लडिंग, यस, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, फ्लड वगैरह आ सकता है उसकी वजह से, राइट। ओशन एसिडिसिटी, क्योंकि जब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, स्पेशली CO2, जब भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा बढ़ती है, और CO2 हमारे ओशन वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, और जितना पानी गर्म होगा उतना ही ज्यादा CO2 उसके अंदर डिजोल्व होगी। जितना CO2 पानी के अंदर जाएगा उतना ही एसिडिसिटी बढ़ेगा, हमारा वाटर एसिडिक हो जाता है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर के साथ मिक्स करके जो है कार्बोनेटिक और बाइकार्बोनेटिक एसिड्स बनाता है, तो जिसकी वजह से हमारा वाटर एसिडिक हो जाता है। और जब भैया वाटर एसिडिक हो जाएगा तो हमारे जो बेचारे मरीन मैमल्स हैं, हमारे जो कोरल रीफ हैं वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी होगा उसकी वजह से, क्योंकि जो वाटर की अगर आप गर्म करोगे तो उसकी ऑक्सीजन को डिजोल्व करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो एक तरफ से CO2 बढ़ रहा है, एसिडिसिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, तो ये मतलब हर तरफ से नुकसान होगा आपको। और मरीन हीट वेव, मतलब जब पानी का सरफेस बहुत गर्म हो जाता है तो वहां पे गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं, ये भी बड़ा डेंजरस होता है। तो ये छोटे छोटे कुछ इंपैक्ट हैं, आप देख सकते हो लिस्ट, आप इसी तरह से बना लीजिए एग्जाम में, अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ
ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ऑन द ओशियंस और द मरीन लाइफ। तो आप ये पूरा कंटेंट वहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, डिसेंट सा कंटेंट है, बहुत एनरिच तो नहीं कहूंगा बट ठीक है, डिसेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए जी, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। फिजिकल डेफिसिट टचेज 45% ऑफ द फुल ईयर टारगेट। ठीक है, इसमें देखिए पूरा, अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये पूरा एकदम से पूरा फैक्ट वैक्ट लिखे हुए हैं, आपको ये सब कुछ नहीं करना होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट होता क्या है बेसिकली। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, अगर आप एक सिंपल अगर आप टर्म में बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ठीक है मतलब गवर्नमेंट की जो इनकम होती है और जो उसका एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो आमदनी होती है और जो खर्चा होता है, उसके बीच का डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट। अगर आपका खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है तो फिजिकल डेफिसिट होगा। अगर आपका खर्चा कम है, आमदनी ज्यादा है, तो फिजिकल सरप्लस भी हो सकता है। लेकिन इंडिया में तो फिजिकल सरप्लस होता नहीं है, होता है फिजिकल डेफिसिट। ये जो टोटल आमदनी है, इसके अंदर हम लोग उस पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं जो बोरोविंग वाला पार्ट होता है। बोरोइंग आपकी आमदनी थोड़ी ना होती है ना। आपने किसी से 10 लाख रुपए उधारे ले लिए, तो वो आपकी आमदनी थोड़ी ना भाई, आपको चुकाना तो पड़ेगा ना। आमदनी तो वो होती है जो आपको सैलरी से मिलती है, अगर आप खेती बाड़ी करते हो, नौकरी करते हो, अगर आप पकौड़े की दुकान लगाते हो, ठेला लगाते हो चाय का, वो आपकी आमदनी होती है। बोरोविंग आमदनी नहीं है, तो इसमें ये मेंशन नहीं करते हम लोग, तो ये थोड़ा एग्जाम के लिए प्रीलिम्स में थोड़ा वो यूपीएससी ऐसे हेर फेर करता है, थोड़ा हमने ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट कैन बी कैलकुलेटेड, देखिए यहाँ पे लिखा है, can be calculated by marking out the difference between total income and the total expenditure by the government. The total income of the government कहां से होती है सरकार की इनकम? टैक्सेस से, आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी वगैरह सब लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट से, जैसे मान लो आपने 10 साल पहले किसी को लोन दिया था, अभी आपको वापस मिल गया, तो ये भी तो आपकी इनकम ही हुई ना, अभी तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है ना, मजेदार चीज है। तो ये होता है फिजिकल डेफिसिट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे जैसे आप मान के चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जैसे मान लो आपने किसी से लोन लिया था, आप उसको इंटरेस्ट रेट अगर पे कर रहे हो तो उसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसका जब मूलधन वापस करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आपने 10 साल पहले किसी से कुछ पैसा लिया उधार, आपने उसको वापस कर दिया, तो वो आपका खर्चा ही हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो। ठीक है, उसके लिए आप उसको हर महीने हर साल में जब ब्याज देते हो तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके रिवेन्यू रिसीट भी होती हैं। रिवेन्यू रिसीट, जैसे आप, आपसे किसी ने 10 लाख रुपए उधारे लिए और वो आपको हर महीने ब्याज देता है, तो आपका रिवेन्यू रिसीट होगा। लेकिन जब पूरे का पूरा मूलधन आपको वापस मिल जाता है तो आपका कैपिटल रिसीट होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा अपने ध्यान रखना है। जो शेयर होल्डिंग होती है कंपनी के अंदर, जो शेयर वगैरह परचेज करते हो, वो भी आपकी कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आता है। तो ये सरकार की बहुत सारी, इस तरह से पैसा सरकार के पास आता भी है और सरकार के पास पैसा जाता भी है। तो आई थिंक फिजिकल डेफिसिट के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन फिलहाल के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। बट एक दो पॉइंट अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। देखिए, सीधी सी बात यह है कि भाई अगर आपका खर्चा ज्यादा है, ठीक है, और आपकी आमदनी कम है, मतलब सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपकी जो है रिवेन्यू मतलब आपकी इनकम वो कम है, आपने 10,000 रुपये आपकी सैलरी है और 20,000 रुपये जो है आपका खर्चा है, तो ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? खर्चा जब आपने किया है तो कहीं तो पैसा आएगा ना। चोरी चोरी डकैती करके आ सकता है, लेकिन वो तो सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। कहाँ से आएगा? ये आता है बोरोविंग से, गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा, ये हमें इंडिकेट करता है कि सरकार कितना पैसा बोरो कर सकती है। ठीक है, बोरो करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं सरकार के पास। वो आरबीआई से ले सकती है, हम लोग जनता से भी ले सकती है, किसी दूसरे बैंक से भी ले सकती है, विदेशी गवर्नमेंट से भी ले सकती है। बहुत सारे तरीके होते हैं, पैसा प्रिंट भी कर सकते हैं किसी किसी केस में। लेकिन ज्यादा पैसा प्रिंट करने से भी दिक्कत हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ बैलेंस बना के सरकार को चलना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कंटेंट आपके लिए मैंने इसलिए दिया था। बट फिजिकल डेफिसिट की अगर बेसिक सी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आप उसको आराम से आंसर में बता सकते हो। ठीक है जी, चलिए। हालांकि फिजिकल डेफिसिट जब आप इकोनॉमी की क्लासेस करते हो तो ये डेफिसिट है हमारे पास कई सारे, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, 4-5 तरह के डेफिसिट होते हैं। और 1.5 से 2 घंटा लगता है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। बट अगर आप करंट अफेयर देख रहे हो तो
थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी वगैरह पे फोकस करें, थोड़ा गूगल वगैरह सर्च करें, ये जो डेफिसिट्स हैं थोड़ा इनके बारे में पढ़ें। क्योंकि करंट अफेयर की क्लासेस में सुबह सुबह मॉर्निंग में अब इतना ज़्यादा 2-3 घंटे की क्लास लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूँ, एक दूसरे के साथ मिलकर तभी आगे बढ़ेंगे, टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है जी। चलो, इंडिया सेट टू लॉन्च एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट सेज इसरो। देखिए, इसरो ने अभी कोई डेट नहीं बताई है इसकी कि कब इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन जब भी ये लॉन्च होगा, और इसके ऊपर काम चल रहा है इसरो ने और जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन से इसको बनाया है। और जब भी ये लॉन्च होगा तो ये दुनिया का अपनी तरह का सेकंड ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि एक्सरे पोलैरीमीटर बेस पे काम करता है। अब आप समझ रहे सर, पोलैरीमीटर, एक्सरे, क्या इतनी टेक्निकल चीजें बता रहे हो? देखिए भाई, यूपीएससी में करना पड़ता है ये सब चीजें भी, नंबर लेने हैं तो। एक्सरे रेज का आपको पता ही होगा, अगर हो सकता है क्या पता आपने किसी ने एक्सरे करवाया भी हो, नहीं करवाया होगा तो कम से कम किसी ना किसी का तो एक्सरे आपने देखा ही होगा। तो एक्सरे एक बड़ी पावरफुल रेडिएशंस होती हैं, बहुत पावरफुल रेडिएशंस होती हैं। हमारी जो रेडिएशंस की पावर होती है आप उसको इस तरह से मेजर कर सकते हो। सबसे पावरफुल रेडिएशन जो है वो गामा रेडिएशंस होती हैं। गामा रेडिएशन के बाद सेकंड नंबर पे होती हैं एक्सरेज, सबसे पावरफुल रेडिएशंस होती हैं आफ्टर गामा। तो ये हर मोस्टली हर सरफेस से पेनिट्रेट कर सकती हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है जैसे हमारी मसल्स होती हैं, इनसे पेनिट्रेट कर सकती हैं। लेकिन एक्सरे जो होती हैं, जब आप इसको किसी पर्टिकुलर मीडियम से भेजते हो, तो ऐसा देखा गया है कई बार, जो हाई एनर्जी सोर्सेज होते हैं जैसे सन है, या कोई न्यूट्रॉन स्टार है, ब्लैक होल्स हैं, है ना, कोई ऐसा डाइंग स्टार है, वाइट डवार्फ है, इस तरह के केसेस में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी एक्सरे ना बेंड भी करती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती हैं, मतलब अपना रास्ता चेंज करती हैं, थोड़ा डिफ्लेक्शन इनके अंदर होता है। उस डिफ्लेक्शन को ही जनरल टर्म में कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ द एक्सरेज। अब इसको स्टडी करने के लिए ही हम ये सैटेलाइट को यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, कई सारी चीजों में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, खासकर एस्ट्रोफिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होता है। जब हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस के अंदर, तो उनके ऊपर एक्सरेज तो आती ही हैं, है ना भाई। सन से जब रेडिएशंस आएंगे तो गामा रेज भी आएंगी, एक्सरे रेडिएशंस भी आएंगी। तो कई बार हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान हो जाता है उन एक्सरेज से, तो उनको स्टडी करने के लिए हम लोग ये सब भेज रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इसरो जो भी मिशन भेजे, पहले से ही हम अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हम लोग डालेंगे, मतलब हमारे अर्थ के सरफेस से 650 किलोमीटर ऊपर जो है इसको हम लोग सेटअप करने वाले हैं। तो ये हल्की सी इंफॉर्मेशन आपके लिए फिलहाल सफिशियंट है। अ, जब ये लॉन्च होगा तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेलिंग में देख सकते हैं। ठीक है जी, अभी फिलहाल के लिए इतना सफिशियंट है। चलिए, तो बधाई हो सभी लोगों को, क्योंकि जो COP 28 अभी हो रहा है दुबई के अंदर, एक बड़ा जबरदस्त अचीवमेंट इसके अंदर हुआ है। और अचीवमेंट ये है कि हम लोग पिछले लगभग 30 सालों से ट्राई कर रहे थे, पिछले 30 सालों से लगभग लगभग, इस लॉस एंड डैमेज फंड को लेके। और कल पहला दिन था इसका, और पहले दिन ही लॉस एंड डैमेज फंड को क्लियर कर दिया गया। अगर किसी बच्चे को नहीं पता लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है तो थोड़ा बता देता हूँ। डैमेज और लॉस दोनों ही नेगेटिव टर्म है ना। जैसे पाकिस्तान में लास्ट ईयर बड़ा भयंकर फ्लड आया, कई हजार लोगों की डेथ हो गई। बांग्लादेश में फ्लड आया, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ, चलो ऑस्ट्रेलिया को तो छोड़ ही दो आप। हम छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, यहाँ पे फ्लड आता है, साइक्लोन्स आते हैं, वो सब आते हैं, तो वो डैमेज तो होता है। डैमेज देखो, अमेरिका में डैमेज होगा और इंडिया में डैमेज होगा, बांग्लादेश में डैमेज होगा, श्रीलंका में डैमेज होगा। इन डैमेज में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? अमेरिका भैया अमीर देश है है ना, उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सब कुछ है। अगर वहां पे डैमेज होता है तो उसको आराम से टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर लेंगे। गरीब देशों में अगर डिजास्टर आता है, कोई डैमेज होता है या लॉस होता है, तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो साइक्लोन्स बड़े स्ट्रोंग आजकल आ रहे हैं, फ्लड्स आ रही हैं, फायर हो रही है जंगलों में, इसका रीजन एक माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये अमीर कंट्री, यूएसए, यूके, ये सब कंट्री रिस्पॉन्सिबल है। अब इनकी गलती को भुगत कौन रहा है? ये वाली कंट्री, जो गरीब कंट्री है। तो गलती करी इन्होंने, भुगत रहे हैं हम,
है ना। इनकी पास्ट की गलतियों को आज ये प्रेजेंट में बेचारे भुगत रहे हैं। ऐसे इंसानों में भी होता है ना। पास्ट की गलतियां आप प्रेजेंट में भुगतते हो, अभी प्रेजेंट की गलतियां आप फ्यूचर में भुगतोगे, क्योंकि उस समय वो ये आपका जो प्रेजेंट है वो तब पास्ट हो जाएगा। तो पुरानी गलतियां जो इसे हम लोग कर्मा कहते हैं, है ना, कर्म कहते हैं। अपने कर्म मतलब एक्शंस, जो आपने एक्शन लिए हैं, तो कभी ना कभी तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा। तो बात सवाल ये है कि ये जो डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री से डिमांड कर रही थी कि भाई आप हमें कंपनसेट करिए। ठीक, कंपनसेट करिए क्योंकि आपकी वजह से मेरी कंट्री में नुकसान हो रहा है। उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। इसे ही कहा जाता है लॉस एंड डैमेज फंड। मतलब जो लॉस एंड डैमेज डेवलपिंग कंट्री में हो रहा है, उसको ये अमीर कंट्री, रिच कंट्रीज उसको कॉम्पनसेट करेंगी। तो इसको अभी मान लिया गया है और $250 मिलियन इसके लिए साइड में रख भी दिया है। तो इसको फिलहाल तो इसे वर्ल्ड बैंक, हालांकि वर्ल्ड बैंक मैनेज नहीं करेगा, मैनेज तो इसे इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट ही करेगा, लेकिन फिलहाल जो वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग है उसी के अंदर इसका काम होगा। तो थोड़ा सा होस्ट बेसिकली आप कह सकते हो, वर्ल्ड बैंक इसको होस्ट कर रहा है, मैनेज इसको इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट करेगा। और अभी फ्यूचर में देखते हैं इसका और आगे क्या होगा। तो फिलहाल तो $250 मिलियन हुआ है। जबकि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उसने कहा था कि जो डेवलपिंग कंट्री है इनको लगभग हर साल $1.5 ट्रिलियन का जो है वो लॉस होता है और डैमेज होता है। बट चलो, 250 मिलियन ही सही, कुछ तो मिला। अब ये किस किस को जाएगा, कैसे जाएगा, वो मैकेनिज्म थोड़ा सा क्लियर करना भी बाकी है। लेकिन इसके अंदर जो $100 मिलियन है वो अमेरिका, जर्मनी ने और यूएई ने दिया है। अमेरिका ने 17 मिलियन, यूके ने $50 मिलियन दिया है लगभग लगभग। जापान ने $10 मिलियन, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग जो है यहाँ पे पैसा यहाँ पे दिया है। तो ये जो मीटिंग हो रही है ये यहाँ पे, लास्ट ईयर जब COP27 हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, तब भी इसके ऊपर बात हुई थी कि हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर करेंगे, और इस साल जो है उन्होंने 2023 में इसको कर भी दिया है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया क्या वर्ल्ड बैंक इस लॉस एंड डैमेज फंड को मैनेज कर रहा है? आंसर होगा नो। प्रीलिम्स में ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द लॉस एंड डैमेज फंड, तो वर्ल्ड बैंक डज नॉट मैनेज इट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ओनली होस्ट इट, इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट इसको मैनेज करता है। अब देखिए, जो ये पैसा इकट्ठा होगा, ये पैसा किसको मिलेगा? क्या ये रिच कंट्री को भी मिल सकता है? नहीं, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को मिलेगा। उन्हीं डेवलपिंग कंट्री को मिलेगा जो इस पैसे के लिए अप्लाई करेंगे। जिसको अप्लाई नहीं करेंगे उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब ये जो लॉस एंड डैमेज के अंदर पैसा है, कौन कंट्रीब्यूट करेगा? इसे हर कोई कंट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है। हालांकि ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप्ड कंट्रीज की है, लेकिन अगर इंडिया इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहे, श्रीलंका करना चाहे, तो उसको मना नहीं किया जाएगा। ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि इन लॉस एंड डैमेज फंड ओनली ओनली डेवलप्ड कंट्रीज में कैन कंट्रीब्यूट, तो वो स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा। कोई भी कंट्री कर सकती है। ठीक है, थोड़ा आपको याद रखना है। अब ये जो फंड है वो बेसिकली दो भागों में बांटा गया है वैसे तो। जैसे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनको अलग फंड मिलेगा, और जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं जैसे मालदीव वगैरह हो गए, इनको अलग, या जो पैसिफिक ओशन में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वोलांतु, सोलोमन आइलैंड वगैरह करके, उनको जो है अलग से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर काफी फोकस किया जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो नेगेटिवली देखा गया है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। और विमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मोर टॉक्स लेस एक्शन। क्योंकि कई सारे स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टॉपिक अभी आया है। लेकिन थोड़ा अगर कंटेंट देखें यहाँ पे हम लोग, ये फैक्ट्स थोड़ा इधर देखें, तो जो देखिए, जो वीमेन का जो एम्पावरमेंट है, यानी कि वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है रिजर्वेशन के रूट के थ्रू, मतलब आप उनको एक परसेंटेज फिक्स कर दीजिए। और दूसरा हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज खुद हैं वो अपने अंदर, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज खुद कितना रिजर्वेशन देती हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, कितना खुद वो वीमेन को सीट देती हैं जब इलेक्शंस होते हैं। दोनों तरीके से रिजर्वेशन बढ़ सकता है। पाकिस्तान के अंदर 17% रिजर्वेशन वीमेन को है, बांग्लादेश में 14%, नेपाल में 33%, इंडिया में भी 33% है। क्योंकि अभी वीमेन रिजर्वेशन वाला बिल पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल चुका है। अभी प्रैक्टिकल
दिक्कतें हैं क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुआ है, डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा तो उसके बाद होगा। तो नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे 2019 2029 में, तब डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगा। बट यस, दीज आर सम ऑफ द परसेंटेजेस। बाकी जो इंटर पार्टी जो रिजर्वेशन है, साउथ अफ्रीका में भी है, स्वीडन में 46% वीमेन है, मैक्सिमम में 36% है, ऑस्ट्रेलिया में 38 वीमेन परसेंटेज है, न्यूजीलैंड में भी अच्छी खासी परसेंटेज है, और आयरलैंड आइसलैंड वगैरह वहाँ पे भी अच्छी खासी परसेंटेज है। जापान के अंदर काफ़ी कम है, बट तो अगर देखो जापान का मैंने स्पेशली मेंशन क्यों किया है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाई परसेंटेज ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट और वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जापान के अंदर सबसे कम है। तो थोड़ा ध्यान रखना आपने है, ठीक है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जापान अच्छा, ये तो वो डेवलप्ड कंट्री है, ये तो आंसर होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपने थोड़ा सा। तो रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया, दो ही तरीके से होता है, या तो लेजिस्लेशन कानून बना के होता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी खुद अपने देश में जो है अपनी पार्टीज के अंदर कोटा प्रोवाइड कराती हैं। इंडिया में प्रेजेंट क्या स्टेटस है? लोकसभा के अंदर 15% जो है वीमेन रिप्रेजेंटेशन है हमारे यहाँ पे है, लेकिन स्टेट के अंदर सिर्फ 9% है। तो स्टेट काफी पीछे है इस मामले में। हालांकि जो अभी हम लोगों ने 2023 में एक्ट पास किया तो 33% लोकसभा सीट्स हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हम लोगों ने इसको इंसर्ट कर दिया है। ये टॉपिक, ये वाला कंटेंट थोड़ा सा पुराना है, बट आपको बता दूं, जो इंडिया में वीमेन रिजर्वेशन बिल है, या वीमेन को 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये बहुत पुरानी डिमांड है, आज की डिमांड नहीं है। 1990s से जो है इस डिमांड को जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और इसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे 1998 के अंदर बिल इंट्रोड्यूस किया गया, पहले 1996 के अंदर बिल इंट्रोड्यूस किया गया, फिर 98 में हुआ, 99 में हुआ, 2000 में हुआ, 2003 में हुआ, 2008 के अंदर हुआ, 2010 के अंदर हुआ, और अभी 2023 में हुआ। फाइनली 2023 में पास हुआ। 90 से 96 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। तो हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है इसकी, लेकिन चलो फाइनली हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसकी डिमांड क्यों कर रहे थे हम लोग? क्योंकि विमेन रिजर्वेशन से बेनिफिट होता है, विमेन रिजर्वेशन से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगा। और क्या क्या बेनिफिट है देखिए, जब वीमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, तो इससे जो अब्यूज होता है, वीमेन का अब्यूज होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी है समाज में, वो थोड़ी डेफिनेटली कम होगी, है ना। वीमेन पॉलिटिशियंस निकलेंगे बाहर की तरफ, तो एक वीमेन को लेके एटीट्यूड डेफिनेटली समाज में चेंज होगा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, वो भी डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूव होता है। और सिर्फ ये बात पॉलिटिक्स की नहीं है, जब वीमेन पॉलिटिक्स में जाएंगी तो दूसरे एरियाज में भी वीमेन इंस्पायर होती हैं, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, जॉब मार्केट के अंदर, है ना। तो पूरे समाज में इक्वालिटी बढ़ती है। हालांकि चाहे वहाँ रिजर्वेशन हो ना, लेकिन फिर भी एक इंस्पिरेशन तो मिलता ही है ना, कि जब ये कोई सीएम बन सकती है, पीएम बन सकती है, एमएलए एमपी बन सकती है, तो फिर हम भी अपने एरिया में कुछ ना कुछ कर सकती हैं। बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखा गया है कि जो पंचायत वगैरह में जो वीमेन रिजर्वेशन हम लोग ने दिया है, जिन गांवों में जिन पंचायत में विमेन जो है वो वहां की प्रधान है, वहां पे ये देखा गया है कि ज्यादा जो काम है वो वहां पे बल्कि बेटर परफॉर्मिंग पंचायत है। वहां पे ज्यादातर जो काम किए जाते हैं वो विमेन पब्लिक गुड्स पे किए जाते हैं, जैसे सैनिटेशन पे, एजुकेशन पे, ठीक है। तो ये बेटर जो है वहां का परफॉर्मेंस देखा गया है। इवन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोविड 19 जब आया, तो उन देशों ने बेटर परफॉर्मेंस दिया जहां पे विमेन लीडर थी, जैसे न्यूजीलैंड का आप एग्जांपल दे सकते हो, ताइवान का एग्जांपल दे सकते हो। हालांकि हर जगह सही नहीं है, कई जगह पे खराब, बट एक पॉइंट लिखने के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। जब विमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा पॉलिटिक्स में, तो सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन सॉरी, इतना आसान नहीं है विमेन रिजर्वेशन। बहुत सारे, सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल लेवल पे ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पे भी विमेन रिजर्वेशन की दिक्कतें हैं। जैसे अगर आप बात करें, अगर विमेन को रिजर्वेशन देके पॉलिटिक्स में आ भी गई, तो कैसे समाज में उनकी तरफ जो है नजरिया चेंज होगा? ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब वो रिजर्वेशन से आएंगी पॉलिटिक्स में, तो वो मेरिट पे तो कम्पीट करके नहीं आई हैं, वो तो रिजर्वेशन के थ्रू वहां पे आई हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होंगी। तो ये मानना कि उनके लिए एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो ये हो सकता है कुछ केस में सही हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसे ही लग सकता है कि दिक्कत है इसमें। अब विमेन रिजर्वेशन जब मिलेगा, तो किसको टिकट दी जाएगी? क्या उन लोगों को टिकट मिलेगी, महिलाओं को जो अनप्रिविलेज्ड हैं,
जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग से आई हैं, गरीब हैं, उनको तो टिकट नहीं मिलेगा। टिकट तो उनको ही मिलेगा जिनके पति, भाई, बेटे, भांजे, भतीजे वो पहले से ही पॉलिटिक्स में हैं। तो उन फैमिलीज का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन और बढ़ जाएगा समाज में, पॉलिटिक्स में, जो पहले से ही पावरफुल है ना। ये समझ, ये दिक्कतें यहाँ पे होंगी। कुछ लोगों का कहना है कि भैया जब रोटेशन कर सकते हैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक बार महिला को, दूसरी बार जो है पुरुष को, महिला को पुरुष को, आप इस तरह से आप दीजिए, रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन इससे भी क्वालिटी कम होगा, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन के बेसिस पे, रोटेशन के बेसिस पे अगर आप किसी को सीट देते हो, तो उनके लिए अगले साल मेहनत करने का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब एक महिला जो है वो रिजर्वेशन से ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होके, इलेक्ट होके आई, उसको ये पता है कि अगले साल तुझे टिकट नहीं मिलेगी, अगले साल यहाँ पे कोई पुरुष लड़ेगा तो तुम जीत ही नहीं सकती, या तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी तो क्या ही लड़े, जब लड़ेंगी ही नहीं तो जीतेंगी कैसे। तो उस केस में उसको काम करने का मोटिवेशन नहीं होगा। 5 साल तो ऐसे ही आंख झपकते ही चले जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। खैर, प्रॉक्सी कल्चर भी हमारे यहाँ पे है। आपने ग्राम पंचायत वगैरह में देखा होगा, महिला सरपंच होती हैं लेकिन सारे डिसीजन उनके हस्बैंड, उनके उनके जो सन होते हैं वही लेते हैं। लेकिन क्या ये चीजें असेंबली में नहीं जाएंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भैया दूसरी दिक्कतें भी तो हैं, उनके ऊपर तो फोकस नहीं कर रहे हो। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ब्लैक मनी यूज की जाती है हमारे इलेक्शंस के अंदर, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खुद इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी खुद 25%, 30%, 40% महिलाओं को टिकट देंगी तो अपने आप ही रिजर्वेशन हो जाएगा, है ना। तो इंटरनल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इंटरनल पॉलिटिकल रिजर्वेशन ज्यादा जरूरी है रादर देन कानून बना के। ये भी एक आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जाता है। अब महिला जो कैंडिडेट होंगी, जो इनएक्सपीरियंस्ड होंगी, जो पहली बार इलेक्शन लड़ रही होंगी, उनके पास तो पैसा भी नहीं है ना। जबकि जो पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आएंगी, बिजनेस फैमिली से आएंगी, उनके पास तो खूब सारा पैसा होता है। तो इसमें ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, इन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा रिजर्वेशन के बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। अब जो कानून हम लोगों ने पास किया है 2023 में, इसके लिए 15 साल का टाइम रखा गया है। लेकिन यार, इतने सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन जो समाज में चल रहा है, क्या वो 15 सालों में आप कर सकते हो? तो ये कहना कि भाई ये जो आपने दिया है 15 साल, ये बहुत कम है। उसके अलावा ये 2029 के अंदर शायद इंप्लीमेंट होगा। तो ये पेपर के ऊपर रिजर्वेशन नजर आ रहा है, ग्राउंड के ऊपर नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और राज्यसभा के अंदर तो है ही नहीं, आपने सिर्फ लोकसभा के अंदर दिया है, तो आधा अधूरा आपने काम किया है। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हैं जो इसके बारे में लिख सकते हो। तो घुमा फिरा के एक आप वे फॉर्म में यही सब लिख सकते हो कि जैसे कहीं, जैसे कनाडा, यूके, फ्रांस, स्वीडन वगैरह में, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी महिलाओं को ज्यादा टिकट देती हैं, तो वो बेटर है। एक ड्यूल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी एक सॉल्यूशन बताया जाता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक साथ महिला और पुरुष दोनों को टिकट दे दिया जाए। तो ये कुछ जो है सजेशन आप दे सकते हो उस सब के चीज़ों के लिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज काफ़ी कर लिया हम लोगों ने। इतना ही है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी यहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।